देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की, लायमन सीरीज, बामर सीरीज के बारे में बात की। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कैलकुलेट द टू हाईएस्ट वेवलेंथ, दो हाईएस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट, है ना। यानी कि कह रहे हैं दो हाईएस्ट वेवलेंथ पता कीजिए जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 2 के अंदर जंप करे तो देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है हमारे पास में। देखिए जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। और फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम होगी तो एनर्जी के साथ क्या होगा, एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 2 वाली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइनली हमें लाना है। ये n इज इक्वल टू 3 वाली शेल है, ये n इज इक्वल टू 4 वाली शेल है, ये n इज इक्वल टू 5 वाली शेल है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई ऐसी वेवलेंथ फाइंड करो विच शुड बी मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होना जरूरी है। अब देखिए मिनिमम एनर्जी के फोटोन कब मिलेंगे आपको, जब ये वाला ट्रांजिशन हो या ये वाला ट्रांजिशन हो। यदि आप और ऊपर गए तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन यहाँ मिलेगा और इस ट्रांजिशन में मिलेगा आपको। ये ट्रांजिशन कौन सा है, थर्ड से सेकेंड, और ये वाला कौन सा है, फोर्थ से सेकेंड वाला। तो थर्ड से सेकेंड ट्रांजिशन और फोर्थ से सेकेंड ट्रांजिशन ही हमारे काम के हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड शेल। ठीक है, थर्ड से सेकेंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किस वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए थर्ड शेल के अंदर एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन 9 होती है। -13.6 अपॉन 9 यदि आप करोगे तो ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल की एनर्जी पता होनी चाहिए हमको, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन दोनों एनर्जीज का यदि डिफरेंस निकालोगे आप, जिसे डेल्टा ई बोले हम, है ना, 3.4 और 1.51 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि लैम्डा जो होती है थर्ड से सेकेंड ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगी वो होगी 12431 अपॉन डेल्टा ई, यानी कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है, इसलिए रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। सॉल्व करेंगे आप इस रिजल्ट को तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6577 एंगस्ट्रॉम, है ना, लगभग 6577 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगले केस की हम बात करें, मान लीजिए अगले केस की हम बात करें, बी वाला केस, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड शेल, है ना। फोर्थ से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फोर्थ शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, देख सकते हैं आप, -13.6/16। सेकेंड वाले शेल की तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने ही वाली है। ये 13.6/16 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके देखिएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी ये एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का यदि हम डिफरेंस निकालें, और उसको डेल्टा ई बोलें, कौन कौन सी शेल का एनर्जी डिफरेंस है ये, 4 और 2 का, तो ये आएगा आपके पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि आ गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप लैम्डा पता करेंगे 4 से 2 वाली शेल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वही 12431 अपॉन 2.55 और रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में, विच विल बी नियरली 4874 एंगस्ट्रॉम। तो ये दो वेवलेंथ वो वेवलेंथ्स हैं, ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ, है ना। ये एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखना है मुझे, एंगस्ट्रॉम है ये। ठीक है, तो ये दो वेवलेंथ हैं 6577 एंगस्ट्रॉम और 4874 एंगस्ट्रॉम, जो कि रिलीज होने वाली हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ होंगी ये दो कॉरस्पॉन्डिंग, ये दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वेवलेंथ होंगी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक और क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है देखिएगा, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट, है ना। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा को किसी सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें मान लीजिए बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस के एटम्स हैं, और इस पर हम लाइट गिरा रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ अवेलेबल है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं
हाइड्रोजन एटम्स एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें से कुछ लाइट हाइड्रोजन एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली एंड सब्सिक्वेंटली एमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ, है ना, 6 अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन हमको मिलने वाले हैं। तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि ग्राउंड स्टेट में थे सारे के सारे, तो एटम ग्राउंड स्टेट में होने के कारण इलेक्ट्रॉन किस में थे, n=1 में रहे होंगे। अब क्योंकि इन्होंने कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी ऊपर वाली शेल में चले गए होंगे, है ना। किस शेल में चले गए हैं ये हमको नहीं पता है, हमको पता करना होगा। बट जिस भी शेल में ये गए होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में गए होंगे, मान लीजिए इस शेल में चले गए इलेक्ट्रॉन, अब इस शेल से जब नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी आ सकते हैं नीचे, है ना, या फिर मान लीजिए ऐसे आता, इस नेक्स्ट वाली शेल के अंदर आता, फिर सीधा नीचे आ जाता, या हो सकता था यहाँ पर आता और फिर ऐसे आ जाता, ठीक है। तो मल्टीपल वेज पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है। तो देखिए हमको पता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं, है ना, हमको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। और ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, n से फर्स्ट वाली शेल के अंदर जंप कर रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे, nc2 होंगे, जिसकी वैल्यू 6 रख सकते हैं अपन, है ना। nc2 को हम लिख सकते हैं क्या, n-1/2, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ध्यान कीजिएगा। दिस इज इक्वल टू 6, ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 12। यदि इसको आप वैसे ही चेक करोगे अंदाजे से आपको पता लग जाएगा n की वैल्यू कितनी होगी, 4, और ये वाला डेटा कितना बनेगा, 3। तो n की वैल्यू 4 × 3 से 12 बनेगा, तो n की वैल्यू 4 आ गई है। तो हमको पता लग गया कि 4th शेल में पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन, और 4th से फर्स्ट में जब वो ट्रांजिट करेगा बार बार अलग अलग तरीकों से, तो टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, अलग अलग वेवलेंथ की 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन 4th वाली शेल से फर्स्ट वाली शेल में जंप करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को 4th वाली शेल में पहुंचाया गया है 4th वाली शेल में। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से 4th शेल में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये हमको देखना है। तो 4th वाली शेल की एनर्जी होगी, देखिए कितनी, -13.6 अपॉन n² होता है 16। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 वाली शेल से ले जाया गया है। 1 वाली शेल की एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन दोनों एनर्जीज़ का यदि आप डिफरेंस निकालोगे, है ना, इन दोनों एनर्जीज़ का डिफरेंस निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को n=1 वाले इलेक्ट्रॉन को 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देकर के n=4 वाली शेल में पहुंचाना है ना। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी का फोटोन देकर के 1 से 4 के अंदर पहुंचाना है आपको इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी वेवलेंथ की लाइट गिराई गई होगी, आपको जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, वो एनर्जी आपको पता लग गई है। अब इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है, 12431 अपॉन 12.75, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करेंगे तो लगभग ये बनेगा आपके पास 974.98 एंगस्ट्रॉम, या लगभग आप लिख दीजिए इसको 975 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी वेवलेंथ जब आप गिराओगे तो इतनी वेवलेंथ से 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी जब ये n=1 वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये 1 से लेके कहाँ भेज देगा, 4th में भेज देगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि 1 से लेकर के 4 के अंदर एक्साइट होकर चला गया है तो 4th वाली शेल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिर करके आएगा 1 वाली शेल के अंदर, तो अलग अलग रास्तों से गिर के आएगा, और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, nc2 बनेंगी, और जिनकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दी हुई थी। तो उसी डेटा के आधार पर हमने ये पता कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन को n=4 वाली शेल में जाना है, तभी 6 अलग अलग वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल सकती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का यूज़ किया, और एनर्जी लेवल्स की मतलब अलग अलग शेल्स की एनर्जी लेवल कितनी होती हैं उसका यूज़ किया।
चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। क्या मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तब हम आगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर पाएंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे, जैसे किसी नॉर्मल केस में हम बात करें सन और अर्थ के लिए, या कोई भी स्टार सिस्टम की हम बात करें, सन और अर्थ की यदि हम बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है और सन जो है वो स्टैटिक है ना। बट वास्तव में यदि बात की जाए, रियलिटी में यदि बात की जाए, तो सन और अर्थ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पर, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अर्थ और सन दोनों रोटेट होते हैं। बट क्योंकि सन बहुत ही हैवी है, सन बहुत हैवी है, तो सेंटर ऑफ मास जो है ऑलमोस्ट सन पे लाई करता है, सन के बहुत क्लोज लाई करता है, इसलिए हम सन के मोशन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी इस तरीके से मैं टू स्टार सिस्टम की या टू ऑब्जेक्ट सिस्टम की बात करूंगा, उनके रोटेशन की, तो वो सिस्टम हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ एटम ऑल्सो। एटम में मान लीजिए ये स्मॉल एम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं अपन, और ये जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इनके सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। दोनों के बीच दूरी कितनी ली है हमने, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमने ली है स्मॉल आर, और सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन की दूरी r2 और न्यूक्लियस की दूरी r1 है। अब यदि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल कि कैपिटल M r1 बराबर स्मॉल m r2, ठीक है। और एक और बात हम जानते हैं कि r1 r2 का जो जोड़ है वो इस r के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे r2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ एक बार, तो इससे मेरे पास r1 की वैल्यू मिल जाएगी। r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो m r1 अपॉन m इज इक्वल टू r चल ही रहा है, यहाँ आ जाएगा m प्लस m बाय स्मॉल m r1 बराबर r। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये r1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्मॉल m r अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। इस तरीके से r1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। r1 किसकी दूरी है, सेंटर ऑफ मास एंड कैपिटल M की दूरी है। r2 पता करेंगे तो सिंपल देखेंगे आप, वो कैपिटल M r m प्लस m आ जाएगी। ये किसकी दूरी है, सेंटर ऑफ मास एंड स्मॉल m के बीच की दूरी है। अब मान लीजिए मैं इस स्मॉल m के रोटेशन की बात लिखता हूँ। स्मॉल m के यदि मैं रोटेशन की बात लिखूँ तो मैं लिखूँगा स्मॉल m घूम रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल m के लिए दूरी कितनी है सेंटर ऑफ मास से, वो है r2। दिस इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं r2 की वैल्यू पुट करता हूँ, देखिएगा r2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r2 इज कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना। m ओमेगा स्क्वायर r2 लिख दिया है, इसको लिख देंगे k जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें हम। अब देखो ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो चीज़ आ रही है m कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूँ रिड्यूस्ड मास, यानी म्यू से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको बोलूँगा मैं क्या, रिड्यूस्ड मास। तो यहाँ से r क्यूब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी कितनी, के जेड ई स्क्वायर बाय म्यू। इसको अपन ध्यान रखते हैं, काम आएगी ये वैल्यू हमें, ठीक है। ये मैंने डेटा निकाल लिया है। कैसे निकाला, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को यूज में लेकर के r1 निकाला, r2 निकाला, और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब आगे मैं क्या, मेरा टारगेट क्या है, एक और बात करते हैं, चलिए, है ना, एक और बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, है ना, बोर्स पोस्टुलेट जो थी एंगुलर मोमेंटम वाली, उसके आधार पर क्या कह सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 के बराबर होता है। तो उसको लिख देते हैं अपन I ओमेगा इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल m को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, स्मॉल m को r2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, कैपिटल M को r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना,
R1 R2 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट करेंगे आप, ये R1 की और R2 की वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ से, ये देखो आप, ये R1 है और ये R2 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो आप। जैसे ही आप पुट करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा वो मिलेगा म्यू आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू आर स्क्वायर जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन और इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन को स्क्वायर किया और फर्स्ट वाली को डिवाइड कर दिया इससे। तो सेकेंड वाली इक्वेशन जब स्क्वायर होगी तो देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे लिखते हैं म्यू स्क्वायर आर की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, इधर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अपॉन में मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय म्यू। अब देखिए जेड की वैल्यू मैं 1 यूज़ कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की यदि मैं बात करूँ तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया, ये आर क्यूब से ये एक आर बच जाएगा ऊपर, और फाइनली मुझे मिलेगा, देखिएगा आर की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, है ना, के जेड ई स्क्वायर आ जाएगा, नहीं के जेड ई स्क्वायर नीचे आएगा, एक मिनट वापस देख लेते हैं। आर की वैल्यू लिख रहे हैं हम, आर की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर इजीली आप नोट कर सकते हो, आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, और ये म्यू आ जाएगा आपके पास में ऊपर, और एक म्यू स्क्वायर आएगा नीचे, एक म्यू स्क्वायर आएगा नीचे, तो ये म्यू से ये म्यू स्क्वायर कटेगा, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी हमको एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और ये म्यू, ये आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें अपन के की वैल्यू भी पुट कर दें एक बार, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखें और कितना आने वाला है, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, नीचे 4 से 4 कट गया, खाली एक पाई बचा है जेड ई स्क्वायर और म्यू, है ना, तो ये अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर और म्यू। अब देखो आप इसमें ध्यान से देखना एक बार कि यहाँ पर म्यू किधर आने लग गया है, म्यू आने लग गया है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, जबकि जो नॉर्मल फॉर्मूला, यदि आप पुराना फॉर्मूला ध्यान करेंगे, है ना, नॉर्मल केस में यदि आप पुराना फॉर्मूला याद करेंगे जो हमने डिराइव किया था, उस केस में जो फॉर्मूला आता था ना रेडियस का, वो आता था ऐसा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर और एम, यहाँ पे एम आया करता था, अब यहाँ पे क्या आने लग गया है, म्यू आने लग गया है। तो कुल मिला के आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा, उस नॉर्मल फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एम आता था वहाँ क्या पुट कर देना है, म्यू पुट कर देना है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलता है हमें 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाय जेड होता था नॉर्मल फॉर्मूला। इस 0.529 की जो वैल्यू हम लिखते थे उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज़ थी ना, ये वाली इधर जो लिखी है मैंने, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्लूडेड होता था। अब मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना है और रिड्यूस मास लगाना है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा था वो हटाना है और रिड्यूस मास लगाना है। तो याद रखिए उस मास को हटा, वो मास था डिनोमिनेटर में, मैं यहाँ पे कैसे लिखूँ, मैं अभी लिख देता हूँ बट मैं उसको वापस डिलीट कर दूँगा। देखिएगा इसमें m था, यहाँ पर देख लो आप, ये m आता था यहाँ पर, ठीक है, ये m आता था यहाँ पर, इस m को हटाना है तो मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, और m हटा करके इस m की जगह मुझे क्या लगाना है, म्यू लगाना है, तो मैंने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये m और ये m कटे होंगे और म्यू आ गया होगा, बचा होगा खाली नीचे। तो जब मैं 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ तो उस 0.529 के अंदर m अपने आप ही इनबिल्ट है ना, इसके अंदर जो m है, इसके अंदर जो m है वो आ चुका है पहले, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, m इसके अंदर पहले से अवेलेबल है, ये पहले से अवेलेबल है m इसके अंदर। अब मुझे उस m को हटाना है, हटाने के लिए मैंने ऊपर m लगा दिया और m हटा करके मुझे म्यू लगाना है, तो मैंने नीचे म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला m क्यों है, उस 0.529 के अंदर जो इनबिल्ट m है उसको हटाने के लिए m ऊपर है, और म्यू क्यों है, क्योंकि m हट के म्यू आना है इसलिए म्यू है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है थोड़ी थोड़ी, तो ये मैं रब कर देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको अपना रिजल्ट याद रखना है
यहाँ पे फाइनली आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने रेडियस की बात की है, रेडियस का फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे में एनर्जी की ओर बढ़ रहा हूँ और एनर्जी का फॉर्मूला भी मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए टोटल एनर्जी की यदि मैं बात करूँगा, है ना, एनर्जी की बात करता हूँ, तो एनर्जी में दो पार्ट आ जाएंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर ना, अपॉन आर। काइनेटिक कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दो आप, या हाफ म्यू हो गया एक तरीके से मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई को क्या लिखा था हमने, ध्यान कर लीजिए आप, म्यू आर स्क्वायर लिखा था। तो आर ओमेगा भी बन के क्या हो जाएगा, आर ओमेगा मिल के क्या हो जाएगा, आर ओमेगा मिल के हो जाएगा आपके पास वी, तो यही बन जाएगा, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं ये लिख दिया है मैंने काइनेटिक एनर्जी को हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या है भाई, मेरा टारगेट है किसी तरीके से इस म्यू के पास में जो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कहीं से हम निकाल लें, इसकी वैल्यू कहीं से हम ले आएँ। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ला सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से ला सकते हैं अपन, यहाँ से ला सकते हैं इक्वेशन 1 से। देखो आप इक्वेशन 1 में लेके चलता हूँ आपके लिए, ये इक्वेशन 1 है, कॉपी कर ली मैंने, ये इक्वेशन 1 में सीधे यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आप, ये इक्वेशन 1 आ गई है। इस इक्वेशन 1 में मैं आराम से, इस इक्वेशन 1 में मैं ईजिली आर ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ म्यू और आर ओमेगा का स्क्वायर पुट करना है, जो कि आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय म्यू आर, म्यू से म्यू चला गया, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का जोड़, यानी कि माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी आ गई है। अब इसमें यदि मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं, इसमें यदि मैं जो आर की वैल्यू मैंने ऊपर ऑब्टेन की थी उसको पुट कर दूं, तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी मेरे पास। देखो आप कितनी आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 और आर था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई म्यू जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये था। आप चेक कर लीजिएगा ऊपर, यही थी इसकी वैल्यू, ध्यान रखनी है आपको थोड़ा सा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें यदि अपन, इसको थोड़ा सा यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा के जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 म्यू पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप चाहें यहाँ पे तो के की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आपको दिखने लगेगी इस रूप में, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 म्यू, और ये आ जाएगा आपके पास 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होने लगेगा, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर रहे हैं हम, तो पाई से पाई चला जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 to 8 बन गया, और ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी का। इसमें भी देखिएगा आप टोटल एनर्जी में म्यू आ रहा है ऊपर, ठीक है। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता था, जो नॉर्मल रिजल्ट होता था एनर्जी का, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, बस यहाँ पे उसमें आता था क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m आता था, 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल एनर्जी का रिजल्ट आता था आपके पास। अब नॉर्मल एनर्जी के रिजल्ट में और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आता था m और इसमें आने लग गया है क्या, म्यू। तो जिस फॉर्मूले में जहाँ m आता है वहाँ आपको m के बजाय क्या लिख देना है, म्यू लिख देना है। बट जो 13.6 वाला रिजल्ट लिखते थे अपन, है ना, अपन क्या लिखते थे, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इस रिजल्ट में जब आप इसको नॉर्मल हमारे मोशन ऑफ न्यूक्लियस को इंक्लूड करोगे तो आपको इसमें म्यू बाय m यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है, जब भी मास आ रहा हो फॉर्मूले में
तो उस मास को आपको म्यू से रिप्लेस कर देना है। और यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू वाला 13.6 वाला या 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला काम में लोगे आप, तो म्यू के बजाय आपको म्यू बाय एम लिख देना है उसके अंदर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, म्यू बाय एम क्यों लगा रहा हूँ मैं? म्यू बाय एम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस 13.6 में एम पहले से अवेलेबल है। इस 13.6 में एम पहले से अवेलेबल है और वो एम आता था कहाँ? ऊपर आता था वो। तो उस m को जो पहले से अवेलेबल है इसके अंदर, उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या किया मैंने? नीचे m लगाया है, नीचे m लगाया, तो इससे ये ऊपर वाला m हट गया और म्यू मैंने लगा दिया, तो मास रिप्लेस हो गया एक तरीके से। किससे? म्यू से। तो कुल मिलाकर के एनर्जी वाला जब रिजल्ट लिखेंगे आप, तो म्यू बाय एम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप रेडियस वाला रिजल्ट लिखेंगे, रेडियस वाला देखिए आप रिजल्ट लिखेंगे तो m बाय म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करना है आपको। एनर्जी में म्यू बाय एम और रेडियस में m बाय म्यू, ठीक है। तो जिसमें ऊपर म्यू आ रहा है उसमें म्यू बाय एम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें नीचे म्यू आ रहा है उसमें आप नीचे म्यू बाय एम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप में रेडियस में नीचे म्यू आता था क्या? देखो नीचे म्यू आता था, तो नीचे म्यू बाय एम से रिप्लेस कर दो फाइनल रिजल्ट को है ना। 0.529 एंगस्ट्रॉम वाले रिजल्ट को आपको म्यू के बजाय एम ई बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो एनर्जी है 13.6 वाला, इसमें म्यू बाय एम से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जस्ट सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। म्यू बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है अपने को, ठीक है। आई होप मेरी पॉइंट क्लियर है आपको।